हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका पीडब्ल्यू जेई हिंदी मीडियम चैनल पर। आज तैयारी एक राहें अनेक सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड नंबर 1 में मैंने इस सीरीज का इंट्रोडक्शन आपको दिया था, आपको बताया था कि हम क्या क्या इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। अगर किसी ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं सभी को यही पहले सलाह दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम इस सीरीज में क्या करने वाले हैं। उस सीरीज में, उस एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको आप कमेंट्स में लिखिएगा। और आपने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। उन कमेंट्स को मैंने एनालाइज किया और पाया कि कुछ ऐसे मेजर इश्यूज थे जो बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे थे। एक एक करके उन इश्यूज को मैं एक एक वीडियो में रिजॉल्व करता जाऊंगा। एक जो मेजर इशू था वो था 75% और 20 परसेंटाइल को लेकर कि सर अगर 75% नहीं बने तो क्या होगा, 75% 20 परसेंटाइल आखिर होता क्या है, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, अगर नहीं बन पाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर बनाने भी हैं तो किस तरह से बनाने होंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और जेई मेंस और जेई एडवांस अगर हम लोग स्मूथली देना चाहते हैं तो इसके अराउंड किस तरह से चीज़ों को हमें आगे लेकर जाना होगा। तो फटाफट से मैं आगे बढ़ाता हूं। देखो किस तरह से चीज़ें रहने वाली है। मैं आपके सामने कुछ कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, है ना, जो शायद आपने कभी ना कभी फेस किए होंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद फ्यूचर में आप उनको फेस करें। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना, शायद ऐसी चीजें आपको देखने को मिलें जो आज आपको नहीं पता हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो क्लैरिटी आ जाए। तो 5 सेक्शन में इस वीडियो को हम लोग रखेंगे। सबसे पहले कि 75% और 20 परसेंटाइल आखिर होता क्या है, किस तरह से इसको समझा जाता है। 5 सब्जेक्ट में चाहिए होता है या 6 सब्जेक्ट में चाहिए होता है। कुछ बोर्ड्स में 5 सब्जेक्ट होते हैं, कुछ में 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो हमें किन 5 सब्जेक्ट में चाहिए होता है या 6 के 6 सब्जेक्ट में चाहिए होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रखना जरूरी है या नहीं है, आईआईटीज के लिए क्या जरूरी है, एनआईटीज के लिए क्या जरूरी है, यहां पर भी डिफरेंस आता है। अगर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता हूं, मेरे 75% नहीं बने हैं या 20 परसेंटाइल में मैं नहीं आ पाया हूं, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, तो क्या सर 1 या 2 सब्जेक्ट में रिपीट करने से हो जाएगा या पूरी की पूरी 12th रिपीट करनी होगी। एनआईओएस क्या होता है, ओपन स्कूलिंग से अगर मैं अपना रिपीट देता हूं या 12th पहली बार देता हूं तो फिर क्या मुझे करना होगा, मेरा होम स्टेट किसे माना जाएगा। इसके बाद अगर जैसे 10th मैंने 2024 में कर लिया था, उसके बाद मैंने 11th नहीं कर 1 साल ड्रॉप ले लिया, तो 12th जो है वो मेरी 3 साल बाद होगी। तो 10th और 12th के बीच में कितने साल का गैप होना चाहिए और स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे 75% नहीं बन पा रहे हैं, 20 परसेंटाइल में हम नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जितने भी डाउट्स आपसे मुझे मिले थे या मुझे लग रहा था कि जो डाउट्स आपको फ्यूचर में आ सकते हैं, उनको मैंने ग्रुप कर दिया है, एक प्रकार के सवालों को एक साथ कर दिया है। और इनके जो मैं आंसर देने वाला हूं वो ऐसे रैंडमली इंटरनेट पे सर्च करके मैंने नहीं दिए हैं। इन सभी के आंसर छुपे होते हैं 3-4 जगह पर। सबसे पहला जेई मेंस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इंफॉर्मेशन ब्रोशर एक आता है जब भी हम फॉर्म भरते हैं, जेई एडवांस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जोसा बिजनेस रूल्स। अब ये क्या चीज होती है, ये मान लीजिए कि जोसा काउंसलिंग में जब हम लोग बैठते हैं तो वो एक रूल बुक निकालते हैं, एक नियमों की पुस्तिका निकालते हैं, वहां पर हमें लगभग सारे 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 जवाब मिल जाते हैं। तो मैंने उसी किताब से, उसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन से, उन्हीं बिजनेस रूल से स्क्रीनशॉट लेकर यहां पे डाले हैं। एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा मैंने कोई टाइप नहीं किया, जो शब्द उनके हैं वही के वही मैं आपको बताऊंगा और फिर उसका सिंपल आसान भाषा में अर्थ समझाऊंगा कि उसका क्या मीनिंग है, यहां पर ये कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। शायद इन क्वेश्चंस से आपका सामना हुआ हो या आगे जाकर हो सकता हो। सबसे पहले कि सर क्लास 12th में 60% ही आए हैं, क्या मैं जेई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता हूं या मुझे एग्जाम देने से ही रोक दिया जाएगा। पहली चीज कि 75% नहीं बने, अब मैं एग्जाम भी दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। क्या 75% क्राइटेरिया जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों एग्जाम में बैठने के लिए होता है या सिर्फ एडमिशन के लिए होता है।
जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए तो 75% कंपलसरी है, ये हमने सुना है, लेकिन क्या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चों के लिए एग्जैक्टली क्या परसेंटेज होनी चाहिए? उनके लिए भी 75% ही है क्या? कि टॉप 20 परसेंटाइल आखिर होता क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस लिस्ट में आता हूं या नहीं आता हूं? 75% क्राइटेरिया और टॉप 20% क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है? क्या मुझे आईआईटी एनआईटी लेने के लिए दोनों क्लियर करने होंगे या एक क्लियर करने से भी हो जाएगा? मैं ड्रॉपर हूं, काउंसलिंग में 20 परसेंटाइल कौन सी देखी जाएगी? 2026 वाली जिस साल मैंने 12th पास की है, या 2027 वाली जिस साल मैं एग्जाम दूंगा? ये पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ये शायद आपके दिमाग में कभी ना कभी आए होंगे। अब इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके मैं समझाता हूं आपको। कुछ सवालों का जवाब एक साथ मिल जाएगा, कुछ का एक एक करके मिल जाएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 20 परसेंटाइल और 75% में डिफरेंस क्या होता है। तो दो केस समझना। मान लीजिए आप जिस भी स्टेट बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आपके साथ 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अब बात आती है कि सर ये 20 परसेंटाइल क्या होता है? तो 20 परसेंटाइल होते हैं कि टॉप 20,000, 1 लाख बच्चों के जितने भी नंबर आए ना, अपन ने क्रम में जमा दिए, उनको इन ऑर्डर उनको अरेंज कर दिया। तो टॉप 20 परसेंटाइल मतलब टॉप 20,000 बच्चे कौन से हैं? अगर मेरिट लिस्ट निकाले तो 20,000 जो टॉप वाले होंगे वो कहलाते हैं टॉप 20 परसेंटाइल। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? आपको टॉप 20 परसेंटाइल में रहना होता है, मतलब आपको इन 20,000 बच्चों के अंदर रहना होगा। ठीक है, अब आते हैं कि सर ये जो 20,000वां बच्चा है, अगर इसके 70% नंबर आते हैं, केस 1 में अपन ने मान लिया कि जो 20,000वां बच्चा है ना, अपन ने क्या किया, परसेंट के हिसाब से इसको अरेंज करते गए। सबसे पहले मान ले किसी का 100% बने, फिर 99 वाला, फिर 99, 98.7 वाला, फिर 98.5 वाला, ऐसे क्रम में जमाते चले गए, जमाते चले गए, जमाते चले गए। 20,000वें बच्चे के पास पहुंचे तो दो सिचुएशन यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। एक हो सकता है कि 20,000वें बच्चे के 70% ही बने हो, बहुत टफ पेपर आया हो, बच्चों के नंबर ही नहीं आए। एक हो सकता है कि इजी पेपर आया हो और 20,000वें बच्चे के 80% बन गए हो, 20,000वें बच्चे के 80% बन गए हो। समझ में आ गई बात? दो चीजें हमने अभी तक समझ ली। पहला केस 20,000वें बच्चे के 70%, मतलब 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 70% या उससे ज्यादा नंबर है। यहां पर 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 80% या उससे ज्यादा नंबर है। अब बात आती है कि 75% से ज्यादा कितने बच्चों के बने? तो केस 1 में मैंने माना कि 1 लाख में से 15,000 बच्चों के ही 75% से ज्यादा बने। देखो 20,000वें के 70% बने थे, है ना, मतलब 75% वाले इससे कम ही रहे होंगे। तो हमने ये मान लिया कि 75% या उससे ज्यादा कितने लोगों के बने? 15,000 लोगों के। और यहां पर 20,000वें बच्चे के तो 80% थे। जब अपन 75% जाएंगे तो कुछ बच्चे और जुड़ेंगे, थोड़ा और नीचे तक आएंगे। तो इस केस में 75% कितने बच्चों के बने? 30,000 बच्चों के बने। समझ गए? अब बताओ मुझे कि कौन से केस में कौन सा क्राइटेरिया माना जाएगा? जिस क्राइटेरिया से ज्यादा बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं वह माना जाता है। यहां 75% से ज्यादा कितने लोगों के बने थे? 15,000 के ही बने थे। लेकिन 20 परसेंटाइल यानी 20,000वें बच्चे की कितनी प्रतिशत बन गई थी? 70% बन गई थी। यानी ये 20,000 के 20,000 ही एलिजिबल होंगे। 20 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि 20 परसेंटाइल वाले के 80% ही बने हो, ऐसी स्थिति में ये नहीं करेंगे कि 80 से ज्यादा वालों को ही लेंगे। इस केस में 75% से ज्यादा जितने भी बच्चों के बने हैं, 30,000 के 30,000 बच्चों को एलिजिबल माना जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों क्राइटेरिया में होने की जरूरत नहीं है। या तो आप 75% से ऊपर आ जाओ तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके 75% से कम बने हैं तो उस स्थिति में जोसा इस तरह का एक 20 परसेंटाइल का लिस्ट रिलीज करता है, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि बिहार की बात करें अपन तो जनरल कैंडिडेट के लिए 75% वाला क्राइटेरिया से बढ़िया होता है ये 20 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया, है ना। मतलब ये 500 में से माने जाते हैं। तो 500 में से देखें तो अपना कितना परसेंट हो रहा है? 5 छंग 30, 5 7 35 और 5 8 40, मतलब 67.8% मार्क्स भी आपके आ गए हैं, तो भी आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ गए। अब आपको 75% की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हर बोर्ड की 20 परसेंटाइल रिलीज की जाती है। समझ गए बात को?
पहली चीज क्लियर हो गई कि हम लोगों को 75% और 20% में डिफरेंस समझ में आ गया। हमें दोनों क्लियर करने की जरूरत नहीं है, या तो हम 75% से ज्यादा ले आए, 75% नहीं आ रहे हैं तो हम अपने बोर्ड के टॉप 20% में रहें। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब आती है बात कि क्या 75% एग्जाम देने के लिए जरूरी है या एडमिशन लेने के लिए जरूरी है? तो एग्जाम देने के लिए जरूरी नहीं है। 20% या 75% केवल और केवल तब ही जरूरी है जब आपको आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेना हो। एग्जाम देने के लिए जरूरी नहीं है। द कैंडिडेट्स मस्ट सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द टू क्राइटेरिया, दोनों में से एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये आईआईटीज के लिए है। ये वाला जो मैं बता रहा हूं ये आईआईटीज और आईआईएससी के लिए है। इसमें भी डिफरेंस होता है क्या? हाँ भैया, आईआईटी और आईआईएससी में अगर आपको जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तो आपके पास होना ही होना चाहिए। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए। मस्ट हैव पास क्लास 12th या उसके बराबर जो भी एग्जाम होता है, मिनिमम 5 सब्जेक्ट और कम से कम 75% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपका 65% या उससे ज्यादा होना चाहिए। या तो ऐसा हो जाए या फिर मस्ट हैव पास क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन विद अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड विद इन द कैटेगरी वाइज top 20% of successful candidate in their respective class 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब या तो 75% से ज्यादा होना चाहिए या टॉप 20% में होना चाहिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 65% रहता है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? अब यहां पर क्या होता है, इट इज क्लैरिफाइड दैट 20% कट ऑफ फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 विल बी कंसिडर अगेंस्ट द सक्सेसफुल कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द क्लास 12th एग्जामिनेशन 2026। यह तीनों चीजें जो लिखी हुई है ना, इसको तुम पॉज करके पढ़ लेना। इसका मतलब मैं समझा देता हूं कि अगर आपने इस साल 12वीं का एग्जाम दिया और इस साल आपने टॉप 20% वाला क्राइटेरिया क्लियर कर लिया, हो गया आपका क्लियर, टॉप 20% में आप आ चुके हो। 75% नहीं बना था कोई बात नहीं, टॉप 20% आपने क्लियर कर लिया था। अब आप अगले साल ड्रॉप लेकर उस साल एग्जाम देना चाहते हो, उस साल के 20% में भी होना जरूरी है क्या? नहीं। अगर आप 2026 में एग्जाम दिए हो, आपको 2026 का 20% क्लियर करना है। अगर आप 2027 में एग्जाम दोगे, आपको 2027 का 20% क्लियर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। इंप्रूवमेंट देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा आगे आता हूं, उस पर समझाता हूं मैं सारी चीजें, है ना। यही बात यहां लिखी हुई है कि अगर आपने 24-25 में एग्जाम दिया था तो 2025 वाला 20% काउंट किया जाएगा। अगर आपने 2024 में दिया था तो 2024 वाला जो 20% का क्राइटेरिया है वो कंसिडर किया जाएगा। Candidate who appeared in class 12th examination for the first time in 2025 and wish to reappear in 2026 with objective to qualify through top 20% cutoff criteria must reappear in all the subject. For such candidate, top 20% for 2026 will be considered. इस लाइन का क्या मतलब है, सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखिए, ये एक आगे आने वाला पॉइंट है जिसको मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा, तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। कहना ये चाहते हैं कि अगर आपने इस साल 12th दिया है, इस साल का 20% वाला क्राइटेरिया आपने क्लियर कर लिया है, आगे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप फ्री हो चुके हैं, अब आपको आपकी पढ़ाई पर फोकस करना है। लेकिन किसी का 20% नहीं आया, 75% भी नहीं आया, 20% भी नहीं आया, और वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है, तो उसको कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा? 1 में, 2 में या सारे के सारों में? इस बात पे अभी डिस्कशन करेंगे और वहीं मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके बोर्ड ने 20% की लिस्ट रिलीज नहीं की, आपके बोर्ड ने बताया ही नहीं कि 20% कितने बच्चों को कंसीडर किया जाएगा, कट ऑफ क्या है। ऐसी स्थिति में जोसा के बिजनेस रूल साफ साफ कहते हैं कि इन केस अ बोर्ड डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कट ऑफ ऑफ टॉप 20%, द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम रेस्पेक्टिव बोर्ड स्टेटिंग दैट ही शी फॉल विद इन द टॉप 20% सक्सेसफुल कैंडिडेट।
मतलब अगर आपके बोर्ड ने 20 परसेंटाइल वाला लिस्ट नहीं दिया है तो आपको आपके बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेकर आना होगा जिसमें यह साफ साफ लिखा होगा कि हाँ ये स्टूडेंट टॉप 20 परसेंटाइल में आता है। अगर उन्होंने दे दिया बहुत बढ़िया बात है, अगर उन्होंने यह सर्टिफिकेट नहीं दिया उस स्थिति में सीबीएसई बोर्ड का जो 20 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया है उसे ही स्टैंडर्ड माना जाएगा, उसके हिसाब से आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। आपके बोर्ड में आपके जो भी मार्क्स आए हैं उसको सीबीएसई के 20 परसेंटाइल से कंपेयर किया जाएगा। हालांकि ये होता नहीं है, लगभग सारी ही बोर्ड्स जो हैं वो 20 परसेंटाइल जो अपना मेजर बोर्ड्स हैं वो रिलीज कर देती हैं, आपको ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो 20 परसेंटाइल है जहां पर देखो ये लिखा हुआ एनआर मतलब नॉट रिसीव्ड, इस बोर्ड ने नहीं दी है। अपने जो भी मेजर बोर्ड है वो दे देते हैं, जैसे बिहार बोर्ड का ओपन स्कूलिंग वाले ने नहीं दिया था, अगर इन्होंने नहीं दिया था तो आपको इनसे सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो सीबीएसई वाला है वो 20 परसेंटाइल ही माना जाएगा। समझ गए बात को। और जो सर्टिफिकेट होता है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, ये भी जोसा की वेबसाइट से ही उठाई गई चीजें हैं, सारी चीजें आपको वहीं पर मिल जाएंगी। मैंने एक पीडीएफ भी रेडी किया है, जिस पीडीएफ में मैंने क्या किया है, जितने भी आपके ये सवाल हैं उन सवालों को प्रॉपर इंग्लिश में, हिंदी में, उसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन, और आपको ये कहां मिल जाएगा, अगर आपको ऑफिशियल रेफरेंस चाहिए तो कहां जाकर आप देख सकते हो, ये लिख दिया है। और इसी तरह से सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं इसके अलावा और भी जितने भी डाउट्स क्वेरीज आपके दिमाग में आ सकती है वो पूरी की पूरी शीट मैंने ये अच्छे से बना दी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जेई मेंस और दोनों विंडो एक जैसी होती है क्या, अटेम्प्ट विंडो कितनी होती है, क्लास 12 10th और 12th के बीच में 3 साल का गैप है, इससे जेई एडवांस अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे क्या, जितने डाउट आपके दिमाग में आ सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख के छोड़ दिए हैं। क्लास 12th में मैं फेल हो गया था, अगले साल दोबारा पास हुआ, अटेम्प्ट किस ईयर से काउंट होंगे, अब इसमें भी अलग अलग चीज होती है। जेई मेंस में जो आपका पासिंग ईयर होता है उसे आपका पहला 12th का अटेम्प्ट ईयर माना जाता है, लेकिन जेई एडवांस में अगर आप फेल भी हो गए हो, पहली बार जब आपने 12th का एग्जाम दिया था उसे ही आपका 12th का पहला अपीयरेंस ईयर माना जाता है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप शांति से तसल्ली से बैठकर उसको भी देख सकते हो। फिलहाल अपन आते हैं अपने और क्वेश्चंस पर। 74.99 आने पर क्या राउंड ऑफ होकर 75 हो जाएगा? क्या पीसीएम में ही 75% चाहिए होता है या 5 सब्जेक्ट? मेरे बोर्ड में 6 सब्जेक्ट थे, मैथ्स के मार्क्स कम हैं, तो क्या मैं बचे हुए 5 सब्जेक्ट ले सकता हूं क्या? छठा सब्जेक्ट को 5वें की तरह यूज कर लूं क्या? जो छठे नंबर पे था वो ऊपर ले लूं क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर मेरे बोर्ड में 100 में से मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, कुछ थ्योरी के मार्क्स होते हैं, तो फिर वो 100 में से कैसे कंसीडर किए जाएंगे? तो इन सब का जवाब भी हमें यही मिलता है। सबसे पहले ये आईआईटी की बात करते हैं, आईआईटी प्लस आईआईएससी, ये सिस्टम क्या कहता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट तो रखने ही रखने हैं, इसके अलावा एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपके पास तो जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे उसे कंसीडर कर लिया जाएगा, और इसके अलावा और कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो। इन 4 के अलावा जो भी आप चौथा सब्जेक्ट लेना चाहते हो उसको हम कंसीडर कर लेंगे। समझ गए बात को? ये होता है आईआईटी और आईआईएससी के लिए। वहीं पर जो एनआईटीज वाला होता है अपना, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज होते हैं, इसमें क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स तो चाहिए ही चाहिए होता है, मैथ्स चाहिए ही चाहिए होता है, लेकिन यहां केमिस्ट्री जरूरी नहीं होता है। इसकी जगह आप केमिस्ट्री हो आपके पास, बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो, ये चल जाता है। इसमें आपको केमिस्ट्री की जरूरत नहीं होती, ये पता नहीं होगा बहुत लोगों को। इसके अलावा एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट, हिंदी अंग्रेजी जो भी है वो एक चाहिए होगा, और जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक सब्जेक्ट, इसके अलावा इन 4 के अलावा कोई और एक सब्जेक्ट ले लिया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आपके आ रहे हो। ये किसके लिए होता है? एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के बीटेक के लिए। अगर आपको बी प्लानिंग का देना है तो आपका मैथमेटिक्स ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई से भी 4 सब्जेक्ट तो चल जाएंगे। और आपको आर्किटेक्चर वाले में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और इसके अलावा कोई से भी 2 सब्जेक्ट हो वो चल जाएंगे। समझ में आ गई बात? राउंडिंग ऑफ नहीं होता है, मिनिमम 75% मतलब मिनिमम 75%। फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, इफ द मार्क्स अवॉर्डेड इज इन द सब्जेक्ट इज नॉट आउट ऑफ 100 देन द मार्क्स विल बी स्केल्ड अप। मान लीजिए आपके
200 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपके 150 नंबर आए हैं, तो ये क्या करते हैं 100 में से उसको 75 बना के काउंट कर लेते हैं। सिंपल सी चीज है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो 20 परसेंटाइल वाले में 339 नंबर चाहिए थे, मेरे 150 तो एक ही सब्जेक्ट में आ गए, नहीं, सबको 100 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अच्छा, एक और चीज क्या है, मस्ट हैव पास क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन विद अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 75%। मतलब 74.99 वाले को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, एटलीस्ट 75% होना जरूरी है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगले इस पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहीं पे हम लोग बात करेंगे कि इंप्रूवमेंट का क्या सिस्टम होता है। 75% क्रॉस करने के लिए 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं क्या? टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट में आने के लिए क्या केवल 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं क्या? इंप्रूवमेंट में मार्क्स और कम हो गए तो अब क्या होगा? पहले आरबीएससी के साथ 12वीं दी, अगले साल क्या मैं ओपन स्कूलिंग से 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देकर 3 वहां से ले लूं, 2 यहां से ले लूं, ऐसा कर सकते हैं क्या? 12th मैंने किसी भी बोर्ड से दिया, अगर ड्रॉप ईयर में मैं ओपन स्कूलिंग से पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट कर लेता हूं तो मेरा पासिंग ईयर कौन सा माना जाएगा, 12वीं वाला या ये ओपन स्कूलिंग वाला? और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम हमें कौन सी मार्कशीट लेके जानी होती है, पुरानी या नहीं? ये अगेन सबसे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, percentile calculation will be done for all the required subject in single academic year only. Therefore, candidate appearing for improvement in board exam can either appear in one or more subject and secure 75 aggregate marks. अब इसमें क्या लिखा हुआ है, तुम चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना, मैं समझा देता हूं तुमको कि अगर आपके 75% नहीं आए हैं, आपको 75% बनाने हैं, तो आपको 1 में, 2 में या 3 में जितने सब्जेक्ट में चाहें उतने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आप 20 परसेंटाइल में नहीं आए हैं और आप 20 परसेंटाइल में आना चाहते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट में एग्जाम देना होगा। अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट इन ऑल सब्जेक्ट टू बी इन टॉप 20 परसेंटाइल। अगर आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आना है तो आपको सभी सब्जेक्ट में एग्जाम देना होगा, और इन ऑल केसेस द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन इश्यूड बाय द सेम एग्जामिनेशन बोर्ड। इसका क्या मतलब है? देखो, या तो आप पूरा का पूरा रिपीट कर दो तो नए बोर्ड से जो मार्कशीट मिलेगी उसे कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर आप कुछ सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो जिस बोर्ड से आपने 12वीं दी थी उसी बोर्ड से आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम भी देना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि राजस्थान बोर्ड में आपने 5 सब्जेक्ट दिए थे 12वीं में, अगले साल किसी और बोर्ड से जाके इंप्रूवमेंट दे दिया जाए, ऐसा वो अलाउ ही नहीं करते हैं, है ना? तो मार्कशीट एक ही बोर्ड की होनी चाहिए, 75% चाहिए, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हो। अगर 20 परसेंटाइल में आना है, पूरा का पूरा 12th आपको रिपीट करना पड़ेगा। यहां पर और भी बहुत सारी बातें आती हैं। फॉर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द क्लास 12th, ये फिर से वही बात है जो मैंने पहले भी लिखी थी कि भाई अगर आप 2025 में 12वीं दिए थे तो आपको 2025 का जो 20 परसेंटाइल है उसमें होना पड़ेगा। पढ़ देता हूं एक बार। फॉर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025 एंड रीअपीयर्ड इन ऑल सब्जेक्ट इन 2026, द बेस्ट ऑफ 2 परफॉर्मेंस विल बी कंसिडर्ड। अब सुनना, मान लीजिए आपने इस साल 12वीं का एग्जाम दिया, आपके आए 74%, अगले साल आपने 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दिया, तो आप मान लो मैथ्स और फिजिक्स में इंप्रूवमेंट दिया, तो वो क्या करेंगे, इस साल के मैथ्स और अगले साल के मैथ्स इसमें देखेंगे कि किस में ज्यादा आ रहे हैं, उसको ले लेंगे। इस साल का फिजिक्स अगले साल का फिजिक्स किस में ज्यादा आ रहे हैं, उसको ले लेंगे। ये कब की बात हुई? जब आपने कुछ सब्जेक्ट में दिया है। मान लीजिए आपने पूरा का पूरा बोर्ड रिपीट कर दिया, पिछले साल आपके 74% आए थे, इस साल आपके 76 आ गए, 76 वाले को ले लेंगे। पिछले साल 74 आए थे, इस साल 73 ही रह गए, 74 वाले को ले लेंगे। पूरा का पूरा 12th रिपीट कर दिया तो पूरे के पूरे में जो ज्यादा बेहतर प्रतिशत होगी उसको माना जाएगा। अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दिया है तो इस 1 या 2 सब्जेक्ट में जिस साल बेहतर मार्क्स आए थे उसको मान लिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? मान लीजिए आपके एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक तो आपने कंप्लीट रिपीट कर दिया, पूरा रिपीट कर दिया, कंप्लीट रिपीट। इस सिचुएशन में क्या होगा? मान लीजिए पहले साल आपके 74% थे,
दूसरे साल आपके 76% आ गए तो इसको ले लिया जाएगा। अगर दूसरे साल आपके 73% ही आए तो ये 74 वाले को ही ले लिया जाएगा, जिसमें बढ़िया होंगे उसको ले लिया जाएगा। मान लीजिए पहले साल आपके फिजिक्स में 75 नंबर थे और मैथ्स में 70 नंबर थे। अब आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, फिजिक्स में तो आपके 80 हो गए, लेकिन इस बार मैथ्स में 65 ही रह गए, तो क्या होगा? फिजिक्स का तो ये वाला मान लिया जाएगा, मैथ्स का ये ही वाला माना जाएगा। अगर आप किसी 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देते हैं तो जिस साल ज्यादा बेहतर मार्क्स आए उस साल के नंबर ले लेंगे। पूरा का पूरा 12th रिपीट करते हैं तो ओवरऑल जिस साल बेहतर प्रतिशत बनी उसको मान लिया जाता है। समझ गए बात को? If a candidate had to appear in class 12th in 2025 and wish to improve his score to aggregate marks criteria, he can reappear in any number of subject she wishes to improvement. The percentage marks in this situation will be calculated by considering the marks obtained in 2025 और 26, whichever is higher in the respective subject. यही जो बात मैंने समझाई कि अगर आप पूरा का पूरा रिपीट करते हो तो जिस साल ज्यादा है उसको मानेंगे, और अगर आपने कुछ सब्जेक्ट में रिपीट किया तो जिस सब्जेक्ट में बेहतर है उसको ले लिया जाएगा। ये बाकी 3 सब्जेक्ट में तो रिपीट किया ही नहीं आपने, तो उनके तो जो आए थे वही के वही रखेंगे। बाकी फिजिक्स में ज्यादा आ गए तो फिजिक्स वाला ये ले लेंगे, मैथ्स में पहले ही ज्यादा थे तो पहले वाले ही ले लेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। हाँ, अब 20 परसेंटाइल वाले पे आ जाते हैं। सर ये तो हो गई 75% की बात की। अगर 75% के लिए हमने रिपीट किया तो क्या होगा? सारे सब्जेक्ट में रिपीट किया, दोनों में से जो बढ़िया है उसको रखेंगे। कुछ सब्जेक्ट में रिपीट किया तो जिस साल ज्यादा आया होगा उसको रख लेंगे। अब आ जाती है बात कि अगर 20 परसेंटाइल में आने के लिए रिपीट कर रहे हो तो फिर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। यह लिख ही रखा है, अगर टॉप 20 परसेंटाइल कट ऑफ में आपको आना है, इसके लिए आप रिपीट कर रहे हो तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट में अपीयर होना पड़ेगा, और आप जिस साल रीअपीयर हो रहे हो उस साल के टॉप 20 परसेंटाइल को गिना जाएगा। इस साल आपने 12th दिया, आपका टॉप 20 परसेंटाइल क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप अगले साल 12th दो। उस साल अगर आपने टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया क्लियर कर लिया तो उसी साल को आपका 12वीं का सेकेंड अटेम्प्ट ऑब्वियसली माना जाएगा, लेकिन उसी साल की 20 परसेंटाइल की लिस्ट जो है उसके हिसाब से आपके मार्क्स देखे जाएंगे। पुराने वाले मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 और 25 एंड विश टू अपीयर इन 2026 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिफाई थ्रू 20 percentile cutoff criteria must reappear in all the subject. For such candidate, top 20 percentile cutoff will be considered as per their year of reappearance. जिस साल वो फिर से रीअपीयर होते हैं उस साल का टॉप 20 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। लगभग हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। लास्ट में बस मैं यह बता दूंगा आपको कि 75% नहीं आए तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते रहना। 12वीं मैंने बिहार से किया था, ड्रॉप लेकर मैंने कोटा से NIOS दे दिया। अब मेरा होम स्टेट क्या काउंट होगा? बिहार काउंट होगा या कोटा से मैंने ओपन स्कूलिंग में एग्जाम दिया तो वो काउंट होगा? मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूं लेकिन मैंने 11वीं 12वीं दिल्ली से की थी, तो मेरा होम स्टेट क्या काउंट होगा? 10वीं और 12वीं के बीच 3 साल का गैप है। एडवांस के लिए कितने अटेम्प्ट बचे हैं अब मेरे पास? 12th में मैं एक बार फेल हो गया था, अगले साल वापस दिया, तो अटेम्प्ट कहां से काउंट होगा? 2025 में 12th पास की थी पर जेई का फॉर्म नहीं भरा था, तो क्या 2027 में मैं जेई एडवांस दे सकता हूं क्या? ये सारी चीजों पे बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज, आपने 12th अगर बिहार से किया था और आप ड्रॉप लेकर NIOS से आप कर रहे हैं, तो देखो यहां पे 2 चीज आती है कि आप 75% के लिए कर रहे हो या 20 परसेंटाइल के लिए कर रहे हो। अगर आप 75% के लिए कर रहे हो तो पूरे के पूरे, अगर आप किसी और बोर्ड पे जा रहे हो तो आपको पूरे के पूरे ही सब्जेक्ट रिपीट करने होंगे, क्योंकि एक बोर्ड से ऐसा नहीं हो सकता कि एक बोर्ड से 3 सब्जेक्ट ले लें, दूसरे बोर्ड से 2 सब्जेक्ट ले लें। ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि मार्कशीट जो है वो एक ही बोर्ड की होनी चाहिए। तो अगर आप पूरा का पूरा यहां से रिपीट कर रहे हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आपने पूरी 12वीं वापस दे दी, तो जिस
स्टडी सेंटर से, उसमें एक स्टडी सेंटर अलोकेट होता है। जो आपका स्टडी सेंटर है अगर वो कोटा है तो राजस्थान आपका होम स्टेट काउंट होने लग जाएगा। सुनना, इस बात को ध्यान से समझना, फिर से समझा रहा हूं। 12th आपने बिहार से दिया पहली बार, आपका 75% नहीं बना या 20% नहीं आया, आप अगले साल कोटा जाकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से पूरी की पूरी 12th रिपीट करते हो, पूरी की पूरी 12th रिपीट करते हो। अब आपका 75% बन जाता है तो इसमें जो NIOS, इसमें जो आपका स्टडी सेंटर होता है उसके हिसाब से आपका होम स्टेट काउंट होगा, यानी कि वो राजस्थान काउंट हो जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर है ये चीज? अगली चीज पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। ड्रॉप लेकर यहां से दिया, स्टेट कोटा कौन सा लगेगा। अब MP डोमिसाइल है लेकिन 11th-12th दिल्ली से की। अगर आपने 11th-12th दिल्ली से की है, जहां से आपने 12वीं का एग्जाम दिया है, वही आपका होम स्टेट माना जाता है, ना कि जहां के आप मूल निवासी हैं। अगर आपने 12वीं दिल्ली से की है तो 12वीं जहां से की है दिल्ली को आपको होम स्टेट माना जाएगा। 10वीं और 12वीं के बीच में 3 साल का गैप है। एडवांस कितने अटेम्प्ट बचे हैं? देखो यहां पर यह बात आती है कि 12वीं में जिस साल आप पहली बार बैठे हो, एडवांस उसको आपका पहला ईयर ऑफ अटेम्प्ट मानता है। 10वीं से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए 10वीं आपने 2023 में करी थी, ठीक है। 11th में आपने 2024 में दिए, 2025 में आपने कुछ नहीं किया। 12th में आए आप और 2026 में आपने 12th दिया, तो JEE एडवांस इसको आपका फर्स्ट अटेम्प्ट मानेगा और 2027 को आपका सेकंड अटेम्प्ट मानेगा। समझ गए बात को? JEE मेंस, फिर से JEE मेंस भी इसी तरह की बात करेगा कि आपने 12वीं दी है 2026 में, तो JEE मेंस भी इसको आपका फर्स्ट अटेम्प्ट मानेगा। ये आपका हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट। 2027 आपका हो जाएगा सेकंड अटेम्प्ट और 2028 हो जाएगा आपका आखिरी और थर्ड अटेम्प्ट। ये JEE मेंस की भी बात हो गई। समझ गए बात को? 10वीं से कोई लेना देना नहीं है। आप पहली बार 12वीं में कब बैठे थे, JEE एडवांस उसको मानता है। अब 12वीं में फेल हो गए, ऐसी स्थिति में क्या होता है? सर यही सिचुएशन ले लेते हैं। 12th आपने दिया, 2026 में आप 12वीं में फेल हो गए, 2027 में आपने 12वीं दी और आप पास हो गए, तो JEE एडवांस तो इसको पहला अटेम्प्ट मानेगा 2026 को और इस 2027 को सेकंड अटेम्प्ट मानेगा। लेकिन JEE मेंस क्या करता है, जिस साल आप पहली बार पास हुए हो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट मानता है। ये आपका फर्स्ट माना जाएगा, 28 को सेकंड माना जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट, और जो 29 होगा अपना 2029 उसको थर्ड अटेम्प्ट माना जाएगा। समझ में आ गई बात? 2025 में 12th पास की थी पर JEE फॉर्म नहीं भरा, क्या 2027 में सीधा दे सकता हूं? तो फिर से यहां पे क्या बात आती है कि 2025 में आपने 12th पास की थी, है ना। अब 2026 का साल है आपके पास, 2027 का साल है, एडवांस देने के लिए आपके पास यही 2 साल थे। अब आप 2027 में एडवांस नहीं दे सकते। मेंस 3 बार दे सकते हैं। 2025 में आपने 12वीं पास की, इस साल नहीं भी दिया तो 2027 में आप मेंस तो दे ही सकते हैं। यहां आप एडवांस भी दे सकते थे, मेंस भी दे सकते थे। फिर सर ये सारी बातें कहां लिखी हुई है? ये सारी बातें यहीं पे लिखी हुई है। ये JEE मेंस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें सारी चीज लिखी हुई है कि आप किस शहर से पास कर रहे हो। अगर आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एक स्टेट से दिया है लेकिन इंप्रूवमेंट किसी और स्टेट से दिया है, तो जो ओरिजिनल स्टेट है आपका, यहां पर ध्यान से सुनना, 2 चीजें आती है। ये बढ़िया पॉइंट है। मान लीजिए आपने बिहार से 2026 में 12th दिया था, है ना, फिर आप यूपी चले गए और 2027 में आपने वहां से 12th दिया, तो आपका होम स्टेट इसी को माना जाएगा। यही आपका होम स्टेट होगा, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। लेकिन आपने बिहार से 2026 में 12th दिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इससे 2027 में रिपीट कर दिया, तो जो इसका स्टडी सेंटर होगा वो आपका होम स्टेट माना जाएगा, वो आपका होम स्टेट माना जाएगा। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, ध्यान से सुनना, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मींस
code of the state from where the candidate has passed the class 12th or equivalent examination. Examination by virtue of its candidate become eligible to this. It is important to note that the state code or eligibility does not depend on the native place. आप कहां रहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, या आपका घर कहां है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कैंडिडेट appears for the class 12th qualifying examination for an institution situated in New Delhi and is a resident of Noida. उत्तर प्रदेश का रहने वाला है लेकिन न्यू दिल्ली में जाकर उसने 12वीं का एग्जाम दे दिया है, तो उसका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी दिल्ली माना जाएगा, ना कि उत्तर प्रदेश. पहली चीज क्लियर हो गई. दूसरी चीज पे आते हैं. इफ ए कैंडिडेट हैज पास क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम वन स्टेट बट अपीयर्ड फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर अनदर स्टेट, द कैंडिडेट स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट फर्स्ट pass the class 12th or equivalent examination and not the state from where candidate has appeared for improvement. अगर आप इंप्रूवमेंट किसी और राज्य से जाकर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी बदल जाएगा. अगर आपने जिस राज्य से पहली बार 12th का एग्जाम दिया था उसी को आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी माना जाएगा. कैंडिडेट पास्ड अपीयरिंग फॉर क्लास 12th फ्रॉम NIOS should select the state code of eligibility according to the state in which study center is located. जो NIOS से पास हुए हैं उन्हें अपना स्टडी सेंटर वैसा चुनना पड़ेगा जो उनका स्टडी सेंटर है. आई होप यहां पे क्लियर हुई होंगी चीजें. अगर नहीं हुई है, यहां पर मैंने फिर से सारी चीजें लिख रखी है, आप यहां पर जाकर भी अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो और कमेंट में बता देना अभी भी कुछ डाउट रह जाता है तो. ठीक है, ये जेई एडवांस में लिखा हुआ है. अ कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन आइदर 2025 और 26. अगर 2026 में एग्जाम देना है किसी को तो 2025 में या 26 में उसको 12th पास की हुई होनी चाहिए. कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड इन द क्लास 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 और अर्लियर, 2024 या उससे पहले आप पहली बार 12th में बैठे थे तो अब आप जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, चाहे आप पास हुए हो या फेल हुए हो. ठीक है, अगर आप बैठ गए हो 2024 या उससे पहले, अब आप 12th का अब आप जेई एडवांस नहीं दे पाओगे. बाय अपीयरेंस इन क्लास 12th एग्जामिनेशन इट इज मेंट दैट बोर्ड कंसर्न्ड डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर दैट ईयर irrespective of whether or not examination was conducted. It will be considered as an appearance even if the result of particular candidate got withheld. 2024 में आपने एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, रिजल्ट नहीं आया, आपका रिजल्ट रोक लिया गया, कुछ भी किया हो आपने, 2026 में अब आप जेई एडवांस नहीं दे सकते. इसी तरह से जो 2027 में जेई एडवांस देने वाले हैं उनको 2026 या 2027 में ही 12th पास करना पड़ेगा, इसके अलावा और 12th वो पास नहीं कर सकते. जेई मेंस में क्या होता है, कैंडिडेट दोज हु हैव पास्ड क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2024, 25 या फिर वो 26 में दे रहे हैं. ये किसके लिए बातें हो रही हैं, 2026 वाले के लिए. इसी हिसाब से, क्योंकि मैंने 2026 का ब्रोशर उठा के उससे बता रहा हूं मैं, अगर 2027 में आपको जेई मेंस का एग्जाम देना है तो आपने 2025 में पास की हुई होनी चाहिए, 26 में पास की हुई होनी चाहिए या 27 में पास की हुई होनी चाहिए. उससे पहले आप फेल भी हुए हो तो कोई मतलब नहीं है. कैंडिडेट हु पास्ड द क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2023 और उससे पहले, 2023 से पहले अगर आप पास हुए हो तो नहीं चलेगा. 2023 में आप फेल हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 24 में आप पास हो गए तो 24 को पहला साल माना जाएगा. Passing year for the class 12th means the year in which the result of candidate has been declared as pass. उससे पहले आप फेल भी हुए हो तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a candidate passed 12th with this subject in 2023 and further passed class 12th मैथमेटिक्स. अच्छा, ये भी आता है कि सर 2023 में सप्लीमेंट्री आ गई थी या 2023 में जो भी हुआ था हो गया था, 24 में मैंने इंप्रूवमेंट दिया था, उसके बाद मैं इस साल बैठना चाहता हूं. नहीं, अगर आप 2026 के एग्जाम में बैठना चाहते थे तो आपको 2024 में पहली बार अपीयर होना था. इससे पहले अगर आप बैठे हो तो अब आप नहीं माने जाओगे. Then the year 2023 will be considered as a passing year. अगर आप 2023 में पहली बार बैठे थे, कुछ सब्जेक्ट में पास हो गए थे, 2024 में आपने इंप्रूवमेंट दिया,
स्कोर बढ़ाने के लिए तो भी 2023 ही माना जाएगा, 2024 वाला नहीं माना जाएगा। एनी अटेम्प्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन मार्क्स परसेंटेज ऑफ क्लास 12th एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। इंप्रूवमेंट को आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं माना जाता है। आगे आ जाते हैं, 75% नहीं आए, इंप्रूवमेंट दिया उसमें भी नहीं हुआ, अब बीटेक क्या मैं नहीं कर सकता हूं, और स्टेट काउंसलिंग का क्या रूल होता है, तो इसको भी मैं समझा देता हूं तुम लोगों को कि भैया अगर किसी कारणवश 75% नहीं भी आए हैं, 20 परसेंटाइल में नहीं भी आए हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है, जेई आपको अभी भी देना चाहिए, क्योंकि केवल ये नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे राज्य होते हैं जहां 75% क्राइटेरिया नहीं होता है। आप इन राज्य के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जो 75% का क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। उन एग्जाम्स के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि अगर आपके 75% नहीं आए हैं, 20 परसेंटाइल नहीं आए हैं, तो आप कौन कौन से एग्जाम्स और दे सकते हैं। फिलहाल मैं हूं अभिषेक जैन और मेरे बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं, है ना। ज़्यादा डिस्कशन और नहीं बढ़ाते हैं, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है डिस्कशन। ये बात याद रखना कि पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस पीडीएफ में लगभग जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितनी चीज़ें हो सकती हैं, जितने डाउट्स आपको आ सकते हैं, वो या उससे ज्यादा ही चीजें मैंने लिख के छोड़ दी हैं। इसको जरूर शांति से, तसल्ली से पढ़ना। किसी पॉइंट पर अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो उसको पढ़ने के बाद दूर हो जाएगा। और एक और चीज, उसमें मैंने रेफरेंस भी मेंशन किया है कि आप कहां जाकर देख सकते हो। जोसा के बिजनेस रूल में पेज नंबर 94, जो पेज पर लिखा हुआ है 86 नंबर, उसके एनेक्सर 2B में इस पॉइंट से रिलेटेड चीजें डिस्कस की गई है। एग्जैक्ट लाइन तक मैंने लिख के छोड़ दी है कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। तो आप जाकर इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा फिर मैं आपसे वही एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सजेशन दूंगा, जो भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी से जल्दी मैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अभी भी 75% 20 परसेंटाइल को लेकर कोई चीज दिमाग में रह गई है, कमेंट्स में लिखो, जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं और सबसे जरूरी चीज प्यार लुटाते रहें। थैंक यू।